है। अगर हमारे काम जाता है अब नीचे दोस्तों अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मंजूर आलम साहब के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 11 तारीख के दिन आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर अरारिया विधानसभा में एक नई तारीख को रकम करना है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि अरारिया विधानसभा को विकास की राह पर ले जाने के लिए आपको पतंग छाप और मंजूर आलम साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि 10 साल से यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस विधानसभा में आपको मंजूर आलम साहब को कामयाब करना है। बीजेपी और जेडीयू के फिरका परस्त एजेंडे को नाकाम करना है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो सरासर नाकाम साबित हुए हैं पिछले 10 साल में आपकी तकालीफ को दूर करने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए को आपने मुंतखब किया, उनको वोट दिया, मगर आप देखते हैं कि 10 साल में इबादुर रहमान साहब कुछ काम नहीं करवा सके। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी अरारिया से इबादुर रहमान साहब को टिकट देते हैं जिनकी सेहत नासाज रहती है। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों अमूर से मस्तान साहब को टिकट देती है जो बेचारे बराबर चल नहीं सकते। आखिर क्यों बैसा से राजद सुभान साहब को टिकट देते हैं जिनको 30 साल एमएलए रहे वो और मस्तान साहब पर कुछ काम नहीं करवा सके। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ 11 तारीख को आपको अरारिया की तरक्की के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को देकर कामयाब करिए। यहाँ पर मंजूर आलम साहब की कामयाबी, मंजूर आलम साहब की कामयाबी सीमांचल के जनता की कामयाबी होगी। मंजूर आलम साहब की कामयाबी अररिया के उस जनता की कामयाबी होगी जो अररिया में विकास को देखना चाहते हैं, नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर नदी कटाव का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर सैलाब आ जाता है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। ये अहम काम इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मंजूर आलम साहब इस काम को करवाएंगे। और जावा प्लासी में सैलाब आता है और सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की सरजमीन को बीजेपी ने बदनाम करके रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल पे आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आकर कहते हैं कि सीमांचल अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में घुसपैठी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है?
बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, इसके बावजूद अगर कोई घुसपैठी आता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आए होती है। सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सीमांचल में कोई काम नहीं दिखा सकते। इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और एक समुदाय को बदनाम करने के लिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी आ जाते हैं। अरे बताओ, तुमने IIM बनाया तो तुमने बिहार में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने एम्स बनाया तो भागलपुर और पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में, पटना में बनाई, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने पुलिस मॉडर्नाइजेशन का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। आखिर कब तक सीमांचल की जनता से नाइंसाफी होती रहेगी? इसका जवाब बीजेपी और नीतीश कुमार के पास नहीं है। बिहार की जनता ने 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता नीतीश कुमार को 20 साल से अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। मगर बताइए, आपने 3 मरतबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल तेजस्वी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए, सीमांचल की जनता को क्या मिला? सीमांचल की जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय झूठ और दिलखरे बातों के। मैं आपको ये लड़ाई सीमांचल के सम्मान की लड़ाई है। ये सीमांचल की लड़ाई है। हिंदू और मुसलमान और सब मिलकर यहाँ पर रहने वाले, चाहे वो शेखरा हो, चाहे गुलैया हो, हमारे हिंदू भाई हो, या हमारे सुरजापुरी भाई हो, या शेरशाहबादी हो, दलित समाज हो, अंसारी मोमिन हो, नक्सली दुनिया हो, भाई हो, मीर हजाम धोबी हो, शेखरा हो, ये सब लोग मिलकर सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना है। जो बदन छाप के निशान पर बदन लगाकर आप अररिया की विधानसभा में इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे। मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी माँ बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ये बात सच नहीं है? बताए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कि सीमांचल में सबसे ज्यादा एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखकर जब पैदा करती है तो वो बच्चा या बेटी जब पैदा होती है 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर मर जाते हैं बिहार में तो सीमांचल में मरते हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची माँ की गोद से पैदा होने के बाद अधिक पैदा होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर बच्चों का सबसे ज्यादा इस सीमांचल में। आज लोग मुझ पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते हैं दुर्गा परस्ती का। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी समुदाय या किसी जात के खिलाफ कभी नहीं रहा। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। सीमांचल का बच्चा स्कूल में जब जाता है तो रोज नहीं है, कश्ती में बैठ कर जाता है तो कभी बीच में नहीं जाता है। सीमांचल का बच्चा स्कूल जाता है, रोज नहीं है तो जाता है तो एक्सीडेंट में मर जाता है। सीमांचल के बच्चे 16 साल की उम्र में यहाँ से पलायन करके भारत के कोने कोने में पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, बंगाल, दिल्ली, कोलकाता चले जाते हैं। आखिर इस पलायन को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक पाते? कब तक तुम सीमांचल के घुसपैठिया की सरजमीन कहोगे? मजलिस आपसे वादा कर रही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को, इन कबाइल को दूर करेंगे। ऐसा आखिर चाहिए ना? क्या कर रहे हैं आप लोग? सब पीछे से धक्का सुनिए हमारी बात को। अरे बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठो। भाई हमको जाना है, आप 6-7 जगह पे जाना है। आप थोड़ी देर सुन लीजिए हमारी बात। मंजूर आलम साहब के बोलने पे हम एक प्रोग्राम कैंसिल करके आपके लिए यहाँ पर आए। सुनिए सुनिए, मेरे दोस्त
आप भाषण देंगे हम देंगे। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने क्या किया, वक्फ का कानून बनाया। वक्फ का कानून में वो मस्जिद को छीनना चाहते हैं, दरगाह को, खानखाह को, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। आपकी आंखों में देखा और आपकी कानों में सुना कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर ये बताया मोदी को, नीतीश कुमार को कि ये संविधान के खिलाफ तुम्हें काला कानून बना रहे हो, तुम वक्त को बचाने के लिए नहीं बना रहे हो बल्कि वक्त को छीनने के लिए, मस्जिद को छीनने के लिए कानून बना रहे हो। दुनिया ने देखा कि हमने 128 पेजिस का रिपोर्ट कर दिया। दुनिया ने देखा कि हमने बीजेपी के नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आंखें डाल कर कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और हमने मस्जिद छीनने के कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट की सरजमीन पर फेंक दिया। हम पूछना चाहते हैं जेडीयू के उम्मीदवार शगुफ्ता साहिबा से, क्या मस्जिद शेख की होती है, क्या मस्जिद पिलैया की होती है, क्या मस्जिद सुरजापुरी की होती है, क्या मस्जिद शेरशाहवाली की होती है? अरे मस्जिद सबकी होती है, इसका मालिक अल्लाह होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ वक्फ के कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मत, आप बताइए। मोहतरमा शगुफ्ता आजम साहबा से हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी ने मस्जिद, दरगाह, खानखाह को छीनने का कानून बनाया, बताइए कुछ तो बोलिए। क्या इस चीज को आप भूल करते हैं? एक अगला इलेक्शन के लिए आप आते हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर, और वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत में बुलडोजर चलाया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, बताओ ट्रिपल तलाक का जो कानून मोदी ने बनाया वो संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं से और नाइंसाफी करता है, क्या आप उसकी तारीफ करते हैं? CAA का कानून मोदी बनाया, बताइए मोहतरमा क्या आप उसकी तारीफ करते हैं? मैं अररिया की जनता से कह रहा हूँ, आप जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप ये जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जो मस्जिद और दरगाह के खिलाफ कानून बनाया गया है, आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप मोदी को 11 तारीख में पैगाम देंगे, तुम्हारे सारे कानून मखरूज नहीं करती है। याद रखिए, अगर यहाँ से जेडीयू का उम्मीदवार कामयाब होगा या फिर वो इबादुर रहमान साहब कामयाब होंगे तो अररिया की जनता की नाकामी होगी। सीमांचल से नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। आपको मोदी को हराना है और एक निकम्मे इबादुर रहमान को भी नाकाम करना है, जिसको 10 साल का मौका मिला और उसको नहीं किया। याद रखिए, आज असदुद्दीन अवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई के बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज से कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। 11 तारीख को आप इत्तेहाद के शीशा पुराई दीवार की तरह आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब तक मंजूर आलम कामयाब नहीं होगा सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद ने न गठबंधन के लोगों ने किया। सुनने अररिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर वोट दो। सरकार बदलने से तुम
तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब तक हो जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अररिया सीमांचल की जनता के इंसाफ लड़ने आया हूँ। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी जेडीयू नीतीश कुमार थी। बताओ तो 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना क्या हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट दिया वो जीत कर पट्टा जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी उनको तुम्हारे बच्चों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार बर्बाद हो जाता, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में हमारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। अपील कर रहा हूँ हमारे शेखराबादी से, मैं अपील कर रहा हूँ मिर्जापुरी के बरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद भावंती पार्टी हमारे साथ है। याद रखो बाबा साहेब अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहेब, दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के एमपी को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले तारीखी जवाब दिया था। सुनने अररिया की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह जब उनके अंगड़ाई लेना। इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या क्या इबादुर रहमान साहब आप बताओ अररिया की जनता के सामने, आप बताओ क्या किया? आप अगर कोई काम किए बताया, जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा आप कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये दौरे में 10 साल से हो, याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान तारीख में तुमने जो खून खेला था उसके होने मरने का अधिकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर मुझे शायर का शेर याद आ रहा है, मैं अपनी बात वो कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, और तेजस्वी के बारे में, और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुनिए उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो हवा से भाग होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो हवा से भाग होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईद, तब उसका जवाब प्यारा तो होश से देंगे। और जालिमों सुन लो, हालात बदलने वाले हैं, दौर बदलेगा यकीनन इंशाअल्लाह। सीमांचल में आपकी आवाज कामयाब, यकीनन आपकी आवाज कामयाब होगी। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूँ, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो, जो अपने आप को वक्ता फिरौन
और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा, मूसा आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर तुम झूठ हो जो तुम हो वो सच आएगा, अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा, अगर तुम बातिल हो तो हक आएगा, और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता को मिलेगा बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा। तो 12 तारीख को पवन छाप वोट देंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे। हमारी मां बहनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, अपने बेटों के पलायन को रोकने के लिए, सैलाब का काम, नदी का कटाव का काम कराने के लिए हम अपनी मां और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 11 तारीख को मोदी को पैगाम दीजिए कि तुमने ऐसा कानून बनाया जो हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनना चाहते हैं, और अगर कोई इनकार करता है तो बता दो मैं आने को तैयार हूं, तुम मेरे सामने 5 मिनट बैठ कर बहस नहीं कर पाओगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाइए हमारे साथ नारा सीमांचल जिंदाबाद, मुस्लिम हिंदू एकता जिंदाबाद, पुलैया जिंदाबाद, शेरशाहजादी जिंदाबाद, शेरशाह जिंदाबाद, शेरशाह जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, मंसूरी भैया जिंदाबाद, राहुल कुंद्रा जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान जिंदाबाद, मीर फैजी हमजान धोबी जिंदाबाद, अरारिया की जनता जिंदाबाद। कदम छाप, कदम छाप, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हम इस उम्मीद पे जाए कि 11 तारीख को पूरा जितने लोग यहाँ पर हैं, जहाँ तक अल्लाह हमारी आवाज को आपके कान और दिल तक पहुँचा रहा है, पूरा अरेरिया एक होकर मंजूर आलम वोट देगा पवन छाप पर। तो आप अल्लाह कामयाब करे, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। और अब के बाद मजलिस ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी। सीमांचल को देखा, सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा और सीमांचल से इंसाफ होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।